वी आर डूइंग द चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। जैसा कि आपने देखा कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज करा ऑन द बेसिस ऑफ origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of development and on the basis of ownership. My dear students, अब ये देखिए कोई चीज़ बेटा अगर हमारे पास सफिशिएंट है तो हमें उसको प्रॉपर ढंग से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत कम पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपकी जो सैलरी है वो पर मंथ 1 लाख रुपीज़ है और जो आपका एक्सपेंडिचर है वो 50,000 है, तो आपके पास स्पेयर पैसा है तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा है, जितना आप खर्च करते हो उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो आप फ्री हैंडेड उसको खर्च करोगे, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी खर्च हो गया तो नो प्रॉब्लम, उसके बाद भी आपके पास 50,000 या 40,000 तो एटलीस्ट बचेगा ही। पर बेटा हमें किसी चीज़ को उसका प्लान करने की, उसकी प्लानिंग की या उसके डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों होती है? जब हमारे पास क्या है, हमारी जो वॉन्ट्स हैं दे आर अनलिमिटेड बट आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर। ठीक है, हमें अपनी अनलिमिटेड डिज़ायर को अनलिमिटेड सोर्सेज से पूरा करना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम तो 50,000 है और आपके जो खर्चे हैं वो 80,000 है, तो आपको उन 50,000 रुपये से 80,000 की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। तो पहले आप वहाँ खर्च करोगे जहाँ आपकी टॉप प्रायोरिटीज़ हैं जो ज़रूरी हैं, कुछ चीज़ों को आपको फ्यूचर के लिए क्या कर दोगे, टाल दोगे। तो इसी प्रकार बेटा हमारे रिसोर्सेज हैं, आवर वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड बट आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, वी हैव टू कंप्लीट all our wants with these limited resources and let the resources have alternative uses. For example जो लैंड है आपको उसके फार्मिंग भी कर सकते हो, उस पर आप कोई बिल्डिंग भी बना सकते हो, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट जिसको आप कहेंगे, कोई उस पर आप कह सकते हो कोई फैक्ट्री भी सेटअप कर सकते हो। तो एक ही लैंड है वो अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ की जा सकती है या एक ही रिसोर्स अलग अलग कामों के लिए यूज़ किया जा सकता है। इससे इसकी जो आप कह सकते हो कि कमी और भी ज़्यादा क्या हो जाती है, सीवियर हो जाती है। तो आज हम करेंगे बेटा, आपकी जो बुक में है इस टॉपिक को दे रखा है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्वेश्चन आते ही बच्चा कंफ्यूज कि लिखना क्या है। ये जो टॉपिक होना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये होना चाहिए बेटा व्हाई डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि इसमें यही बताया गया है। ठीक है, तो आप भी अपनी एनसीईआरटी में बेशक लिख लेना व्हाई डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें यही बताया गया है कि रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर सर्वाइवल। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। हमारे सबके जीवन को बेटर बनाने के लिए रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। साथ ही में हम ये मानकर चलते हैं ये हवा, पानी, ये मिनरल्स, ये सब हमें प्रकृति ने फ्री गिफ्ट दिए। ठीक है, और समटाइम्स वी यूज देम इन इनडिस्क्रिमिनेट मैनर, यू कैन से कि इनडिस्क्रिमिनेट मैनर से हम इसका यूज़ करते हैं जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उन प्रॉब्लम्स के कारण ही हमें क्या करने की ज़रूरत होती है बेटा, रिसोर्स प्लानिंग की या रिसोर्स डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये क्वेश्चन है व्हाई डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो हमने बता दिया कि रिसोर्सेज तो बेटा बहुत सारे हैं, हमारे लिए ज़रूरी हैं। साथ ही क्या ऐसा, इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। As a result, human beings use them indiscriminately, and this lead to major problem. ये मान कर कि ये हमें प्रकृति ने फ्री दिए, हम इनको बड़े इनडिस्क्रिमिनेट मैनर से, बड़े ही मतलब बिना सोचे समझे तरीके से खर्च कर रहे हैं, जिससे कि क्या होगा, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हुई हैं। ये प्रॉब्लम्स देखिए क्या क्या है। नंबर 1, डेप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। डेप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल देखिए जिसके घर पानी आ रहा है वो ज़रूरत से ज़्यादा पानी का क्या कर रहा है, ड्रिंकिंग वाटर को वेस्ट कर रहा है। वो अपनी गाड़ी को भी उसी से धो रहा है, वो अपने फर्श पर भी उसी का यूज़ कर रहा है, मतलब क्लीनिंग में भी सब चीज़ों में वो उसका यूज़ कर रहा है। उसकी टंकी भर जाती है, ठीक है, उसके घर का वाटर टैंक भर गया, पानी गिर रहा है, पर वो अपनी मोटर को स्विच ऑफ नहीं करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखोगे कि कुछ लोग क्या है अपनी ग्रीड के लिए, उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि दीज आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज, अगर हमें मिले हैं तो हमें इनका सोच समझ के यूज़ करना है। दे यूज द रिसोर्सेज फॉर देयर ग्रीड। ठीक है, वो इनडिस्क्रिमिनेट मैनर से इसका यूज़ कर रहे हैं, एक तरीके से इसको वेस्ट कर रहे हैं, जिससे रिसोर्स क्या हो रहे हैं,
डिप्लीटेड हो रहे हैं, रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, पतन हो रहा है और धीरे धीरे वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। और जो रिन्यूएबल हैं चलो वो तो फिर भी रिसाइकल में आ जाएंगे, पर जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं बेटा दे विल एग्जॉस्ट इन द फ्यूचर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिसोर्स प्लानिंग हमें क्यों करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग अपनी ग्रीड के लिए, अपने लालच के लिए क्या है, इनका डिप्लीशन कर रहे हैं। सेकेंड थिंग इज accumulation of resources divide the society into two halves, rich and poor। जैसे कि आप देखते हो कि आपके गांव में भी किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास कम है, उसी प्रकार रिसोर्सेज के साथ भी यही है बेटा, किसी के पास ज़्यादा रिसोर्स है, किसी के पास कम रिसोर्स है। जिसके पास ज़्यादा रिसोर्स है वो रिच और जिसके पास कम रिसोर्स है पुअर। इस प्रकार रिसोर्सेज का जो ये आप कह सकते हो कि एक्यूमुलेशन है कुछ हाथों में, उससे कुछ लोग तो रिच बन गए हैं और सोसाइटी के और लोग क्या रह गए हैं, पुअर हो गए। ठीक है, इसने सोसाइटी को टू हाउस में बांट दिया, रिच एंड पुअर। तो कोई ना कोई ऐसी गवर्नमेंट तो चाहिए कि जो रिसोर्सेज को क्या करे, एक जुडिशियस मैनर से लोगों में डिवाइड करे या देखे कि कौन कितना यूज कर रहा है। तो इसीलिए क्या है बेटा, रिसोर्स का डेवलपमेंट असेंशियल हो जाता है। थर्ड पॉइंट देखिए, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। जब बिना सोचे समझे रिसोर्सेज को क्या किया जा रहा है, एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है शोषण। जैसे पेड़ काट रहे हो तो काटते जा रहे हैं, ये नहीं है कि भाई एक पेड़ काटा है तो एक पेड़ उगा भी दीजिए, या पेड़ की आप केवल पूरे पेड़ को क्यों काट रहे हो, आप पेड़ से लकड़ियां ले सकते हो, वैल्यूएबल गुड्स ले सकते हो, पर पेड़ मत काटो। पर यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है। या कोई भी रिसोर्स है उसका जरूरत से ज़्यादा जब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग समझते हो ना, धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो गई है बेटा, बढ़ गई है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक हीट को एब्जॉर्ब करती है। हीट को एब्जॉर्ब करने में ब्लैंकेट का काम करती है। हीट को, जो रिफ्लेक्टेड हीट है उसको हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देती, उसको रोक कर रख लेती है, जिससे हमारी पृथ्वी धीरे धीरे गर्म हो रही है। ठीक है, ये एक बहुत वाइड टॉपिक है, इसको लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है बेटा ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर में भी आपने सुना होगा कि एक छेद हो गया है, होल हो गया है। ओजोन लेयर वहाँ से क्या हो गई है, पतली हो गई है। ठीक है, तो ओजोन लेयर के साथ क्या है, हमारे जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसमें से निकलते हैं, जैसे हमारे एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, तो ये ओजोन के साथ रिएक्शन करके क्या कर रहे हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं। उसके साथ साथ क्या है बेटा, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन। हमारा पूरा वातावरण क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, और साथ ही साथ क्या है, हमारी भूमि का भी पतन होता जा रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि बेटा जो रिसोर्सेज हैं दे आर लिमिटेड इन नंबर बट आवर डिजायर्स आर अनलिमिटेड, सो वी आर यूजिंग देम इन inappropriate manner, you can say indiscriminately, so that there are a lot of problem arises. That's why resource development is necessary. जब हमें रिसोर्स डेवलपमेंट करना पड़ेगा तो रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। रिसोर्स प्लानिंग का सबसे इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट पॉइंट है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कहा गया बेटा सतत पोषणीय विकास। देखते हैं ये क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज मतलब हम संसाधनों का न्यायपूर्ण ढंग से बंटवारा करें, न्यायपूर्ण ढंग से उनको यूज करें। इस प्रकार से यूज करें कि बेटा हम उनका यूज तो करें पर उनको एक्सप्लॉइट ना करें, और जो हमारा प्रोग्रेस भी ना रुके और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहे। ऐसे ना हो कि हमारे आने वाली जनरेशन के लिए कोई रिसोर्स बचे ही ना। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। बेटा देखो हमें अपना जुडिशियस यूज करना है रिसोर्सेज का, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को कोई लॉस ना हो। तो एक लाइन मेरे ख्याल में सभी को समझ में आ गई होगी, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। मतलब यूज करना है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि यूज नहीं करना, यूज करना है पर इस प्रकार से करना है कि एनवायरनमेंट को लॉस ना पहुँचे। सेकेंड थिंग देखिए
डेवलपमेंट इन प्रेजेंट नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि आज ही हम सारे संसाधन कर लें, आज का डेवलपमेंट करने के लिए हम फ्यूचर के लिए कुछ छोड़े ही ना, ठीक है। पेट्रोल का हम इतना यूज़ कर लें कि आने वाले समय में पेट्रोल के भंडार बचे ही ना। तो बेटा हमें यूज़ इस प्रकार से करना है, हमें रिन्यूएबल चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करना है कि जो और नॉन रिन्यूएबल चीज़ें हैं या एग्जॉस्ट होने वाली चीज़ें हैं वो अभी ख़त्म ना हो जाएं, उसकी बजाय हम रिन्यूएबल चीज़ों पर ध्यान देना है ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बची रहे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। प्रेजेंट you can say present development cannot compromise with the future generation development. Is that clear my dear students? अब देखिए बेटा, रियो डी जेनेरियो में फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था। अभी तक हमारे जितने भी अर्थ सबमिट हुए हैं इसमें सबसे ज़्यादा यही इम्पोर्टेंट है, बार बार आपका अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका पहला अर्थ समिट कब हुआ था। पहला अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था 1992 में। इसमें क्या एड्रेस किया गया था, किन समस्याओं की तरफ ध्यान दिया गया था, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल। ठीक है, एनवायरमेंटल जो आपको पता ही है कि डिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज से जो एनवायरमेंटल का डिग्रेडेशन हो रहा था, पूरे 100 देशों का इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ जिसमें 100 देशों के रिप्रेजेंटेटिव ने भाग लिया। वहाँ पर डिस्कशन किया गया इंटरनेशनल लेवल पर कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, इसकी समस्या से कैसे निपटा जाएगा। साथ ही साथ बेटा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, सोशो इकोनॉमिक मतलब सामाजिक और आर्थिक विकास के नए नए उपाय भी ढूंढे गए। दे एडोप्टेड एजेंडा 21। यहाँ पर बेटा ये इंपॉर्टेंट है कि इन देशों ने एजेंडा 21 अडोप्ट किया। अब ये एजेंडा 21 क्या है बेटा, ये आपका इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जितने भी देशों ने भाग लिया था उन्होंने एजेंडा 21 को अपनाया, जिसमें पॉवर्टी एलिविएशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकने के जो उपाय किए गए। साथ ही साथ क्या किया गया बेटा, हर देश अपने लोकल लेवल पर एजेंडा 21 अडॉप्ट करेगा जिसका मेन मोटिव होगा कि 21st सेंचुरी में, ठीक है ना, 21 ऑब्जेक्टिव्स को लागू किया जाएगा जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या बनाया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा एक तरीके से। फिर से सुनिए, रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील में पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ 1992 में। यहाँ पर तकरीबन 100 देशों के रिप्रेजेंटेटिव आए थे बेटा, ठीक है। इसमें जो समस्याएं डिस्कस की गई, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर बात की गई और एजेंडा 21 अडॉप्ट किया गया। यूनाइटेड नेशन जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें इकोनॉमिक, ठीक है ना, और इकोनॉमिक और डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी इशू रिलेट किए गए उसमें उन देशों ने एक डिस्कस किया कि सभी देश एजेंडा 21 अपनाएंगे जो 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या करेगा, इंश्योर करेगा। अब उसके बाद देखिए बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग, संसाधनों का नियोजन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेटा आवर वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड बट आवर सोर्सेज आर लिमिटेड। हमारी जो वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड हैं, उसे हमें लिमिटेड सोर्स से पूरा करना है। जैसे कि मम्मी के पास 50,000 रुपीज़ हैं और खर्चा आप लोगों का 60,000 है, तो मम्मी अगर एक प्लान बना के चलेगी, एक बजट बनाएगी, तो पहले उन प्रायोरिटीज़ पे खर्च कर पाएगी जो ज़रूरी हैं और कुछ चीज़ों को आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया जाएगा। उसी प्रकार हमारे कंट्री में जब बेटा रिसोर्स क्या है, जो रिसोर्स है वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है कि हर जगह एजुकेशन भी हो, मिनरल्स भी हो, वाटर भी हो, सब जगह इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम रिसोर्स प्लानिंग करें। वी हैव टू प्लान द रिसोर्सेज इन सच ए वे कि किसी को भी कोई इनडिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर फेस करना ना पड़े। तो लेट अस डिस्कस अबाउट इट। प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज का जुडिशियस मतलब न्यायपूर्ण ढंग से बेटा यूज कर पाएँ, तो इसलिए क्या है, एक स्ट्रेटेजी है, उसको क्या कहा गया, रिसोर्स प्लानिंग है। सभी देशों में इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड, ये सभी देश, सभी
क्षेत्र के लोग, यहाँ तक मैंने आपके घरों में आपकी मोम का एग्जाम्पल लेकर भी बता दिया, सभी इसको यूज़ करते हैं प्लानिंग को। इंडिया हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। जब बेटा रिसोर्स की अवेलेबिलिटी इक्वल हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी को भी, पर क्या है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं तो पानी की अवेलेबिलिटी है, कहीं बिल्कुल भी नहीं है, कहीं मिनरल है दूसरी जगह नहीं है, कहीं रिसोर्स है, कहीं एजुकेशन है तो और वहाँ पर दूसरी जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका पहले मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, देखिए सुनिए। दे आर रीजन विच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट डेफिशिएंट इन अनदर टाइप ऑफ रिसोर्सेज। ऐसे इलाके आपको भारत में बहुत कम मिलेंगे जो हर चीज़ में क्या है, परफेक्ट है। ज़्यादातर जो एरियाज़ है वो ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर चीज़ में तो बहुत अच्छे हैं, कोई रिसोर्स तो है उनके पास, पर दूसरे रिसोर्स की क्या देखने को मिलती है, वहाँ पर कमी देखने को मिलती है। तो ये समस्या क्रिएट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये क्या है बेटा, मिनरल्स में रिच है। जैसा कि आपको पता है प्लेट्यू रीजन में है और मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, तो दे आर रिच इन मिनरल्स। ये मिनरल्स में क्या है, रिच हैं। कोल डिपॉजिट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, अबंडेंस का मतलब बहुत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पानी पाया जाता है। पर क्या है बेटा, लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर, पर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड नहीं है यहाँ पर अच्छे से, यहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ पर आपके स्कूल नहीं है, यहाँ पर आपके कॉलेजेस नहीं है, यहाँ पर आपका हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मतलब जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी की यहाँ पर कमी है, ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो खाली क्या रिसोर्सेज से, खाली मिनरल से काम चल जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का बस पानी से काम चल जाएगा क्या? उसको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिएगा? तो वो यही बता रहा है। जैसे कि कोल्ड डेजर्ट है हमारा लद्दाख का, सबसे आइसोलेटेड है, अलग थलग एरिया है, कई बार तो रास्ते भी बंद हो जाते हैं। जो सर्दी की आपकी ऋतु है, कोल्ड सीजन में वहाँ पे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो पर कल्चरल डाइवर्सिटी के मामले में सबसे ज़्यादा रिच है या बहुत रिच है हम इसको कहेंगे, ठीक है। तो इसके डेवलपमेंट की क्या हमें ज़रूरत नहीं है? हमें ज़रूरत है, क्योंकि अगर बेटा किसी परिवार का कोई एक बच्चा डेवलपमेंट कर लेगा तो हम उसे डेवलप थोड़ी कहेंगे। डेवलपमेंट तो तभी कहेंगे जब उस परिवार के सभी बच्चे डेवलप करेंगे। तो हमारा कोई पर्टिकुलर एक स्टेट तो अच्छा डेवलपमेंट कर ले जबकि दूसरे पीछे रह जाएं तो उसको भी हम डेवलपमेंट नहीं कह सकते। तो कहता है कि फॉर बैलेंस्ड डेवलपमेंट वी नीड रिसोर्स प्लानिंग। अगर हमें अपने देश का, जैसे कि मैंने बताया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, कहीं पर कोई रिसोर्स है, कहीं पर किसी रिसोर्स की कमी है, ये हमारी गवर्नमेंट को देखना है। अगर हम इनका जुडिशियस वे से यूज़, मतलब जुडिशियस वे से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्लान करते हैं, जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी है वहाँ से पानी जहाँ पर एक्सेस में है वहाँ पर पहुँचाया जाए, जहाँ पानी की कमी है। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेट किया जाए, जहाँ पर मिनरल्स नहीं है वहाँ पर मिनरल्स भेजे जाएँ। अगर हम इसको नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, रीजनल लेवल पर और लोकल लेवल तक इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो बेटा रिसोर्स प्लानिंग क्या होगी, सक्सेसफुल होगी और हमारा देश ओवरऑल, और आप कह सकते हो कि कंप्लीट रूप से क्या कर पाएगा, डेवलपमेंट कर पाएगा। दैट्स व्हाई रिसोर्स प्लानिंग इज असेंशियल।